हम्म। चलिए वीडियो को थोड़ा और कंटिन्यू करते हैं, क्योंकि कुछ चीज़ें इसमें छूट गई थी, वो मैं बताता हूँ। हम आपको बता रहे थे कि एटॉमिक मास नंबर क्या होता है। एटॉमिक मास नंबर इज डिफाइंड, ओके, atomic mass number is defined as the number of proton and number of neutron, okay, is called atomic mass number। मेरी बात समझ में आई? नहीं समझ में कोई नहीं, बस इतना समझिए, कोई एटम है, एटम के अंदर कितना प्रोटॉन है और कितना न्यूट्रॉन है, ठीक है ना। जैसे मान लीजिए कि 4 प्रोटॉन हो गया और 6 हो गया न्यूट्रॉन, दोनों को ऐड करो कितना हो गया 10, तो 10 इस एटम का एटॉमिक मास नंबर हो गया। मेरी बात समझे? डेफिनेशंस जो होती है वो आप समझिए और उसके बाद उसको लिखिए। ये नहीं कि लिखिए समझिए या मत समझिए, तो रट्टा मत मारिए। स्कूल में पढ़िए, कहीं पे भी पढ़िए, समझ के नहीं पढ़ते हैं ना तो मत पढ़ाई करिए, ठीक है। ये मैं आपको सजेशन नहीं दे रहा हूँ, कह लीजिए कि टॉन्ट मार रहा हूँ, और मैं ऐसे हूँ। अगर आपको समझ में नहीं आता है तो मत पढ़िए। एग्जाम के लिए पढ़ाई मत करिए, सीखने के लिए पढ़ाई करिए। मतलब ही अलग हो गया है लोगों का और स्टूडेंट का भी। अगर एग्जाम नहीं होता तो कोई पढ़ाई नहीं करता। पढ़ाई का एग्जाम से क्या लेने देने का? पढ़ाई तो हम सीखने के लिए करते हैं ना। लेकिन यहाँ पे आज का पैटर्न, मैं यहाँ पे 10 सालों से ट्यूशन पढ़ा रहा हूँ, देख रहा हूँ है टीचर्स लोग, मैं किसी टीचर को टारगेट नहीं कर रहा हूँ, ऐसा नहीं है। लेकिन मेरा ऐसे मानना है कि टीचर्स को अपना 100% देना चाहिए, चाहे गवर्नमेंट टीचर है या प्राइवेट टीचर हो। यहाँ पे स्कूलों में जो चल रहा है वो बहुत ही सही नहीं है। मैं कोशिश ये करता हूँ कि जो टीचर अपने स्टूडेंट को ये बोल सकता है कि अगर मान लीजिए कोई स्टूडेंट वीक है, तो वीक है तो आप उसको ये नहीं बोलिए ना कि आप मुझसे ट्यूशन लगा लो और फिर मैं आपको सिखा दूंगा। ये सब गलत है। अगर आप सिखा सकते हो तो वहीं सिखा दो, बच्चों का भला हो जाएगा। कोशिश करिए कि आप अपना 100% दीजिए। अगर बच्चे समझदार होते हैं तो कहीं ट्यूशन नहीं पढ़ते, और कोशिश कीजिए ईजी से ईजी वे इस्तेमाल करिए। लोगों को लगता है आजकल के टाइम पे कि पढ़ाई एक इंटरटेनमेंट होनी चाहिए। पढ़ाई कभी भी इंटरटेनमेंट नहीं होती है। पढ़ाई को जब तक सीरियस नहीं लेंगे पढ़ाई नहीं आएगी। कॉमेडी करके पढ़ाना ना वो टाइम पास होता है। वो कह सकते हैं कि थोड़े बहुत के लिए ठीक है कि कॉमेडी, यार सर बहुत कॉमेडी करते है, ठीक है, ओके ठीक है, टॉकिंग्स मूड को थोड़ा सा रिलैक्स करने के लिए वगैरह, चलो ठीक है। लेकिन जब तक अपने माइंड को आप फोकस नहीं करेंगे तब तक आप पढ़ाई आपको समझ में नहीं आ सकती। मानते हैं कोई टीचर्स हैं ऐसे, बोलते हैं सर बहुत कॉमेडी करते हैं, तो सर की कॉमेडी ध्यान में मत रखो, कॉमेडी को छोड़ो, जो सिखाते हैं ना उस पर फोकस करो। हाँ, बीच बीच में कभी कभी ये सब होते रहना चाहिए, चलिए मानता हूँ, लेकिन टॉपिक से दूर नहीं हटना है, ठीक है। तो हम क्या अभी सीख रहे हैं? एटॉमिक मास नंबर। किसी भी एटम के अंदर प्रेजेंट नंबर ऑफ प्रोटॉन और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन टुगेदर इज नोन एज एटॉमिक मास नंबर, एंड एटॉमिक मास नंबर इज डिनोटेड बाय कैपिटल ए, ठीक है। ओके, चलिए हम आगे बढ़ते हैं। अभी वापस हम आ गए एटॉमिक नंबर पे। एटॉमिक नंबर हमने देखा कि नंबर ऑफ प्रोटॉन जितना होते हैं उसी को उस एटम का एटॉमिक नंबर बोलते हैं। और जितना किसी एटम में क्या होता है, प्रोटॉन होता है, उसमें उतना ही क्या होता है, इलेक्ट्रॉन होता है। हम वापस आ गए इलेक्ट्रॉन पे, और इलेक्ट्रॉन हमारे लिए जानना बहुत जरूरी है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन ही इस न्यूक्लियस के अराउंड क्या करता रहता है, रिवॉल्व करता रहता है, रिवॉल्व करता रहता है। अब रिवॉल्व करता रहता है तो हमको जानना पड़ेगा ना कि भाई कौन से ऑर्बिट में कितने सेल, कौन से सेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स हो सकते हैं। जैसे मान लीजिए हमारा एक घर है जिसमें 4 कमरे हैं, तो होता है ना कि ये कमरे हम किसी चीज के लिए रिजर्व करते हैं वो, तो इसीलिए यहाँ पे भी मान लीजिए बहुत सारे ऑर्बिट है, बहुत सारे सेल्स हैं। इन सेल्स में इलेक्ट्रॉन्स क्या होते हैं, रिवॉल्व करते रहते हैं। ये जो सेल्स होते हैं, ये जो ऑर्बिट्स होते हैं, या फिर इनको आप बोल सकते हैं ये जो इलेक्ट्रॉन रिवॉल्विंग के जो पाथ होते हैं ना, इनका एनर्जी लेवल अलग अलग होता है। 10th स्टैंडर्ड तक बस आप इतना समझिए कि ये जो पाथ है, ये जो सेल है ना, इसी में इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करता रहता है। मतलब इनको रिवॉल्यूशन का ये क्या है, ट्रैक है, इसी पे वो पाथ कर रहे हैं, मतलब इसी पे वो रिवॉल्व करते रहते हैं अराउंड द न्यूक्लियस, ठीक है। चलिए हम देख लेते हैं। अब हम बात करते हैं इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन का। अब जैसे अगर मैं बोला कि हमको तो पता लगाना है ना कि कौन से सेल में कितना इलेक्ट्रॉन होता है भैया, और उसके बाद घूमता कैसे, हमको तो यही जानना है।
अगर ये जानना है तो उसके लिए आपको क्या जानना पड़ेगा, एटॉमिक नंबर। एटॉमिक नंबर क्यों, क्योंकि एटॉमिक नंबर अगर आपको नहीं पता है तो आप कैसे पता लगाओगे कि इसमें अगर एटॉमिक नंबर नहीं पता तो आपको पता नहीं होगा कि एटॉमिक उसमें कितना प्रोटॉन है। अगर ये नहीं पता है तो इलेक्ट्रॉन कितना है ये भी नहीं पता होगा, तो ये तो गलत है। तो आपको पता लगाना पड़ेगा। तो पता लगाने के लिए आपको क्या पढ़ना है, डेफिनेशन पढ़ लीजिए कि भाई किसी एटम के अंदर क्या होता है कि इतना प्रोटॉन प्रेजेंट है तो उसका एटॉमिक नंबर बोलेंगे। अब बोलेंगे सर ये हम कैसे पता करें, तो मुन्ना इसके लिए एक सीधा सा कंसेप्ट है कि पीरियोडिक टेबल 10 रुपए का मिलता है मार्केट से, या बुक में तुमको 118 एलिमेंट्स की ना सीरीज रहेगी, वो आप एटलीस्ट अगर 10 तक हैं तो 20 तक लर्न कर लीजिए, अगर 12 तक हैं तो 30 तक लर्न कर लीजिए, ठीक है, 1 to 30 तक। जैसे मैं आपको थोड़ा बता देता हूँ, जैसे हाइड्रोजन हो गया, हीलियम हो गया, लिथियम हो गया, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, ठीक है, फ्लोरीन, नियॉन, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन हो गया, आर्गन हो गया, और पोटेशियम हो गया और कैल्शियम हो गया। 10th तक आप इसको लर्न करना है और ये सीरीज में होता है, इसको आगे पीछे नहीं करना है, ठीक है। अब कहने का मतलब जैसे हमने हाइड्रोजन बोला, हाइड्रोजन पहले नंबर पे है, इसका मतलब हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर हो गया 1, मतलब उसमें एक ही प्रोटॉन होगा और एक ही क्या होगा, इलेक्ट्रॉन होगा। इसमें क्या रट्टा मारना है, कोई नहीं, बात को सुन लेना है और उसको प्रैक्टिस करना। मतलब आप जैसे मैंने बोला कि एक एटम है, उसके अंदर एक प्रोटॉन है, उसका नाम है हाइड्रोजन। हाइड्रोजन कौन सा नंबर पे है, 1 नंबर पे, क्योंकि उसमें एक ही प्रोटॉन है, दैट्स वाई। तो इसको हम सबसे स्मॉलेस्ट एटम की कैटेगरी में रखेंगे। आगे हम पीरियोडिक टेबल के रूल प्रॉपर्टी पढ़ते हैं ना, तो वो अलग होता है कि पीरियोडिक टेबल में हम टॉप टू बॉटम जब मूव करते हैं या लेफ्ट टू राइट मूव करते हैं तो उसकी प्रॉपर्टी या उसके मतलब जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, पॉजिटिविटी, एटॉमिक साइज, रेडियस से कैसे इंक्रीज या डिक्रीज होता है उस पर बात हम बात करेंगे। पहले इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन का आज जो चीज़ें इसको क्लियर कर लेते हैं, ठीक है। चलिए आप देखिए थोड़ा सा, अगर हमने यहाँ पे देखा ये एटम है, चलिए मैं इसको मिटा के फिर से बनाता हूँ, आप देखिए इसको। जैसे अगर मैं बोलूं अभी देखिए, ये मान लीजिए कि ये न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस कैसा होगा, पॉजिटिवली चार्ज होगा। क्यों, क्योंकि उसमें पॉजिटिव प्रोटॉन्स होते हैं, दैट्स वाई ये पॉजिटिवली चार्ज होता है। और न्यूट्रॉन जो होता है वो न्यूट्रल होता है, वो इलेक्ट्रिकली क्या होता है, न्यूट्रल, उस पर नेगेटिव पॉजिटिव कोई भी चार्ज नहीं होता है, इसलिए न्यूक्लियस क्या हो जाता है, पॉजिटिवली चार्ज होता है, ठीक है। इलेक्ट्रॉन इसी के अराउंड क्या करता है, रिवॉल्व करता रहता है। तो हमने फर्स्ट सेल बना दिया ऐसा, ठीक है। अब ये इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन करने से पहले हम थोड़ी सी कुछ रूल समझ लेते हैं। रूल में थोड़ी सी बस चीज ये है, ठीक है, कि इसके अराउंड जब घूमना है तो हम सेल में इसको इलेक्ट्रॉन को फील करेंगे, तो हमको कैपेसिटी फाइंड करना पड़ेगा कि व्हाट इज द कैपेसिटी ऑफ द फर्स्ट सेल, सेकेंड, थर्ड एंड फोर्थ एंड सो ऑन, जो भी इसके सेल्स होंगे, तो पर्टिकुलर सेल की कितनी कैपेसिटी है कि इलेक्ट्रॉन को होल्ड कर सकता है, ठीक है ना। तो ये हम लोग अभी देखेंगे। तो हमको इसकी कैपेसिटी फाइंड करना है, किसी भी सेल की कितनी कैपेसिटी है वो अगर हमको फाइंड आउट करना है तो हम कैसे पता लगाएंगे, तो हम उसके लिए एक फॉर्मूला है जो आप देख सकते हैं, 2n²। क्या है, 2n²। ये 2n² का इस्तेमाल करके हम फाइंड आउट कर सकते हैं कि कौन से सेल में कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होंगे। अगर ये आप पता लगा लेते हैं तो मुझे लगता है कि आपको कौन से सेल में कितने इलेक्ट्रॉन फील करना है ये आपको पता चल जाएगा, ठीक है। चलिए देखते हैं, जैसे मैं बोला फर्स्ट सेल हमने लिख दिया, हमने एक और लिख दिया सेकेंड सेल, थर्ड सेल हमने कर दिया, फोर्थ सेल कर दिया, ऐसे हमने बहुत सारे सेल को ड्रॉ कर दिया। हमको ये पता लगाना है कि फर्स्ट सेल में कितना इलेक्ट्रॉन्स हो सकता है, सेकेंड में, थर्ड में, फोर्थ में, सिक्स्थ में, जो भी आगे कितना होगा कैसे करेंगे, ठीक है ना। इनका मैं नाम भी लिख देता हूं, तो इनका नाम अगर मैं लिखूंगा तो ये होता है के सेल, एल, एम, एन, ऐसे होता है, ठीक है। के सेल, एम, एल, एम, एन, इस ऑर्डर में हम इसको लिखते हैं। और इनकी वैल्यू जो होती है, के की वैल्यू हम बोलते हैं कि फर्स्ट होती है, सेकेंड, थर्ड और इसकी होती है फोर्थ, ठीक है। आप इसको अच्छे से समझ सकते हैं। इसमें देखेंगे आप, ये तो चलिए हमने सेल का नाम भी देख लिए।
अब माइंड में क्वेश्चन बनता है कि हाँ सर ये तो हो गया, लेकिन हम पता कैसे लगाएं इसे? तो देखिए ये जो n है 2n² में जो n है वो नंबर ऑफ सेल है, ठीक है। 2n² जो है उसमें जो n लिखा हुआ है वो n क्या है? नंबर ऑफ सेल है, ओके। और नंबर ऑफ सेल आपको सब्स्टिट्यूट, जैसे आपको फर्स्ट सेल में फाइंड आउट करना है कि हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स इन फर्स्ट सेल, देन यू कैन यूज दिस फॉर्मूला टू n की जगह पे आप क्या लिखेंगे? फर्स्ट सेल में पता लगाना है तो 1 प्रेस 1 लिखिए, 1²। अब इसको सॉल्व कीजिए, बेसिक सा कैलकुलेशन है, आप कर सकते हैं। 1 का स्क्वायर 1, 2 × 1 2 हो गया। मतलब फर्स्ट सेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स हो जाएंगे? 2 इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। आगे का आप करके बताइए मुझे और कमेंट कीजिए। मुझे ऐसा बोलना नहीं सही लगता है कि कमेंट, लाइक, सब्सक्राइब, ऐसा कुछ नहीं है। मेरा यहाँ पे टारगेट वीडियो को लाइक करवाना और ये नहीं है। मैं कोशिश करता हूँ कि ऐसे बच्चे जिनको सच में नहीं आता है ना वो सीखे। और मैं ऐसा कभी नहीं चाहता हूँ कि कोई पेरेंट्स इसको देखे, नहीं, पेरेंट्स की जरूरत नहीं। 10th के बच्चों का एग्जाम है, जिनको जरूरत है ना, एक बार वो, मुझे लगता है कि अगर 10, 15, 20, 25, 30 आधे घंटे की अगर वीडियो होगी आप देख लो, आपको बेसिक क्लियर नहीं हुआ ना, मुझे फिर भी कुछ डाउट रह जाता ना, मुझे वो आप मैसेज कर दो, पर्सनली मुझे कॉल करो, लगे तो मैं मैसेज नंबर बता दूंगा अपना, आप मुझे कॉल करो, मैं आपका डाउट क्लियर करूंगा। टीचर्स, मैं सोचता हूँ कि टीचर अब बनिए, डिक्टेटर मत बनिए। डिक्टेटर का मतलब मैं जो सीखा वही सीखो, नहीं, आपको भी डाउट कई सा, जैसे मैं अगर आप पढ़ते हैं तो आपको डाउट कई जगह पे आ सकता है। यहाँ पे मैं सिखाने की अगर कोशिश कर रहा हूँ कि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, तो मैं अभी इस पे फोकस कर रहा हूँ, लेकिन आपको इसलिए पढ़ते वक्त कुछ डाउट आते हैं तो आप इसमें पूछ सकते हो, ठीक है। अगर मुझे फाइंड आउट करना पड़ेगा तो मैं कोशिश करूंगा वो हर जानकारी आपको प्रोवाइड कर दूं जिससे आपका डाउट क्लियर हो जाए, ठीक है। तो आपको आगे के चारे ये जो सेकंड में, थर्ड में, फोर्थ में कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे, ये इस फॉर्मूले का इस्तेमाल करके और इसको सॉल्व करके आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। कोई स्टूडेंट होगा जिसके घर पे अगर 10th में बहुत वीक हैं साइंस मैथ में, तो मैं उनको संभाल लूंगा। बस उनको ये वीडियो देख के और प्रैक्टिस करना है, ये नहीं कि बस वीडियो देख लीजिए मेरा काम हो गया। वो लोग बोलते हैं ना व्यूज बढ़ रहे हैं सर तो बहुत फेंक रहे हैं ऐसा कुछ नहीं है, मेरा ऑनेस्टली बोल रहा हूँ। बहुत सारे इधर के बच्चे बोल रहे थे सब कि ऑनलाइन चालू कीजिए सर, हमने बोला कि ऑनलाइन करूंगा तो फिर मेरा ऑफलाइन बहुत डिस्टर्ब हो जाता है, क्योंकि अभी मुझे बहुत सारे खुद को काम करना होता है तो टाइम नहीं होता है। तो मैं बस अब बच्चों का एग्जाम पास में आ रहा, तो मैंने सोचा इतने तो कम से कम मार्क्स हो जाने चाहिए जो बच्चे फेल ना हो। और ये सब सब्जेक्ट मुझे काफी लगता है कि इसमें मेहनत करना पड़ता है। तो अगर आपका कंसेप्ट क्लियर है ना, तो कोई क्वेश्चन पूछ के दिखाए और आपसे ना आए ऐसे तो कैसे होगा, मैं भी देखता हूँ, ठीक है ना। तो आप थोड़ा सा समझने की कोशिश कीजिए। चलिए, आपने पता लगाना सीख लिया कि कौन से सेल में कितना इलेक्ट्रॉन होता है, ये आपने पता लगा दिया। तो जब पता लगा लिया तो चलिए इलेक्ट्रॉन फिल करते हैं। इसी को तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बोलते हैं ना। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है? इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इज अ प्रोसेस इन विच वी फिल द सेल अकॉर्डिंग टू 2n²। है क्या कोई इसमें रट्टा मारना? अरे इंग्लिश तक कुछ है नहीं भैया, मेरा भोजपुरी में बता दूं, हमारा बस चले तो हमारा चले, हम तो भोजपुरी में बता दें, मराठी में बता दें, पर हमारा मेन टारगेट इंग्लिश स्टूडेंट को है ही नहीं। इंग्लिश में जो प्रॉब्लम अभी चल रही है बच्चों को, मैं यहाँ पे ज़्यादा सारे बच्चे ICSE बोर्ड के हैं, CBSE बोर्ड के हैं, मैं यहाँ पे पढ़ाता हूँ, तो मैं देखता हूँ यहाँ पे बोर्ड बस चल रहा है और ये शो ऑफ की सब शो ऑफ चल रहा है। पढ़ाई का मामला बस इतना है कि मेरा बच्चा इंग्लिश मीडियम में पढ़ रहा है। अरे मैं बोल रहा हूँ कि ऐसे मीडियम में मत बच्चे को डालो जिसको उसको सीखना उसके लिए प्रॉब्लम हो जाए। और मैं गवर्नमेंट स्कूल के टीचर से भी रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑनेस्टली मतलब उठाइए। ऐसा नहीं कि चलो अपनी सैलरी तो मिल रही है, ऑनेस्ट रहिए अपने काम के साथ। तो मैं गारंटी देता हूँ कि प्राइवेट स्कूल को बंद होने में नहीं टाइम लगेगा, ठीक है ना। तो आप लोग थोड़ी सी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को सीरियस लीजिए। मानता हूँ कि यार चलो गवर्नमेंट पैसे दे रही है, लेकिन आप लोग अपना 100% जो भी है, मैं किसी को ऐसे नहीं बोल रहा हूँ और मेरा हक नहीं बनता है, लेकिन मैं रिक्वेस्ट कर सकता हूँ, सारे टीचर्स नहीं लेकिन ज़्यादातर टीचर्स अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी जो गवर्नमेंट टीचर के होते हैं वो अच्छे से नहीं निभा रहे हैं, जो गलत बात है, ठीक है ना। अरे पैसे कमाना है तो प्राइवेट में आ जाइए, अपना खुद का ट्यूशन पढ़ाइए,
पैसे तो ऐसे भी ज्यादा से ज्यादा कमाए ना, गवर्नमेंट में अगर 80,000 90,000 कमाते हैं तो ट्यूशन पढ़ा के कमाएंगे, लाखों कमाएंगे। तो पैसे की और ये रिस्पॉन्सिबिलिटी दोनों अलग चीजें हैं, ठीक है। और हम लोग अगर ट्यूशन पढ़ाते हैं ना, हम लोगों से कहीं ज्यादा आप लोग की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, क्योंकि आपके पास वो बच्चे आते हैं जो इतने कैपेबल नहीं है जो ज्यादा फीस भर सकते हैं। तो मेरी रिक्वेस्ट है, और आपसे रिक्वेस्ट ही कर सकता हूँ, कुछ ऐसे तो नहीं, लेकिन ऑनेस्टली आप अपने रिस्पॉन्सिबिलिटी को ध्यान देंगे और पढ़ाइए। उन बच्चों का फ्यूचर आप लोगों के ऊपर डिपेंड करता है, और गारंटी देता हूँ कि अगर आप लोग अपने रिस्पॉन्सिबिलिटी को अच्छे से संभाले ना, तो मैं आपको बता देता हूँ, वो जो प्राइमरी स्कूल से बच्चे निकलते हैं ना, वो प्राइवेट स्कूल के 6-7 स्टूडेंट, जो 6 स्टैंडर्ड 7 स्टैंडर्ड के जो बच्चे होते हैं ना, उनके साथ मैच करने में उनको टाइम नहीं लगेगा और उनको पीछे कर देंगे। ये सब बच्चों, क्योंकि लोगों के माइंड में ना एक फिट हो गया है कि हम प्राइमरी स्कूल में पढ़ाएंगे, हमारे पास पैसे नहीं है, वहाँ पे पढ़ाई नहीं होती तो हमारा लड़का ऐसे पढ़ेगा। ये सोच नहीं होनी चाहिए यार। बट चलिए छोड़िए, आप लोग टॉपिक से क्यों बढ़ते, लेकिन रिक्वेस्ट है कि गवर्नमेंट में जो भी टीचर है गवर्नमेंट स्कूल में, तो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को प्लीज सीरियस लीजिए, ठीक है, और बच्चों का भला हो ऐसा कुछ कीजिए, ठीक है। हम तो प्राइवेट ट्यूशन पढ़ाते हैं, अपना खुद का है, क्योंकि मैं कोचिंग सेंटर में जाता हूँ तो मैं मेरे हिसाब से नहीं पढ़ाया तो मुझे पसंद नहीं है सारी चीजें, क्योंकि लोगों को लगता है पोर्शन कंप्लीट करो बच्चे देख लेंगे। इसका मतलब है कि पोर्शन हमने कंप्लीट कर दिया, फीस हम ले रहे हैं, हम तो कहने के लिए हो गया कि हमने तो पढ़ा दिया भाई, तुम तुम्हारा देखो। टीचर की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं होती है। अगर टीचर अगर समझा नहीं पा रहा है स्टूडेंट को तो फिर डिग्री किस काम के लिए। बट चलिए आगे थोड़ा देखते हैं। हमने पता लगा लिया कि कौन से सेल में कितना इलेक्ट्रॉन्स होता है और कितना नहीं होता है, किसमें कितना डालना है हम जान लिए। तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन तो हमने सीख लिया। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता क्या है? इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इज द प्रोसेस इन विच वी फिल इलेक्ट्रॉन्स इन द सेल अकॉर्डिंग टू द 2n स्क्वायर। ठीक है, 2n स्क्वायर के अकॉर्डिंग हम इस सेल को जब इलेक्ट्रॉन से भरते हैं तो इसको ये बोलते हैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। ठीक है, ये तो हमने बोल दिया। तो भाई ये तो चलो ठीक है, हम अगर बोले कि सर जी आपने बोल दिया इसमें 2 इलेक्ट्रॉन होता है फर्स्ट में, इसमें 8 होता है, इसमें 18 होता है, इसमें 32 होता है, सो इस तरीके से हम अगर आगे बढ़ते हैं तो सर यही होता है ना। तो अगर हमको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखना है, मान लीजिए हमको कैल्शियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखना है। किसका? कैल्शियम का। कैल्शियम का एटॉमिक नंबर होता है 20, मतलब कि 20 इसमें प्रोटॉन होगा और 20 इसमें इलेक्ट्रॉन होगा। तो इस 20 इलेक्ट्रॉन को हमको इस सेल्स में क्या करना है? अरेंज करना है। यही करना है ना इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में, तो यही करते हैं। तो हमने देखा रूल के अकॉर्डिंग कि भैया फर्स्ट वाली सेल जो है उसमें 2 इलेक्ट्रॉन होता है, तो हम उसमें 2 इलेक्ट्रॉन चलो डाल दिए। अभी हमारे पास कितने बचे? 18 बचे। भाई अभी मैं रूल के हिसाब से बता रहा हूँ, ठीक है ना। जो हमारे मन में जो डाउट आ सकता है, जो ऐसे बच्चे हैं कि सर ने हमने तो बता दिया आपने इस हिसाब से, तो हमारे पास 20 है, भर देते हैं। चलिए भरते हैं, देखते हैं। तो बचे 18, दूसरे में कितना आता है? तो भैया दूसरे में आता है 8, तो 8 इसमें डाल दिए। पहले में 2, दूसरे में 8, 10 हो गया। और कितने बचे? 10 बचे। तो 10 अभी तीसरे में कितना होता है? 18, और है हमारे पास कितना? 10, तो 10 इसमें डाल दिए। क्योंकि हम जो अभी क्या बोले कि भाई मेरी कैपेसिटी अगर 4 रोटी खाने का है तो मैं 1 भी खा सकता हूँ, 2 भी खा सकता हूँ, 3 भी खा सकता हूँ और 4 तक खा सकता हूँ, लेकिन 5 खा सकता हूँ क्या? नहीं, नहीं ना, क्योंकि मेरी कैपेसिटी 4 ही रोटी खाने की है, तो 5 कहाँ से खा पाऊंगा? नहीं खा पाऊंगा। तो कंसेप्ट ये है कि 5 नहीं, तो इसकी कैपेसिटी तो 18 इलेक्ट्रॉन की है ना, तो ये तो खा सकता है ना। लेकिन हाँ, ये इलेक्ट्रॉन होल्ड कर सकता है 10, ऐसा नहीं 18 तक करेगा क्योंकि उसकी कैपेसिटी है। लेकिन इसके कुछ रूल्स हैं। इसमें रूल्स है जो बेसिक सा मैं बता देता हूँ कि जो सेल की जब बात करते हैं तो सेल में बस इतना समझ लो कि 4th सेल, जैसे 3rd सेल का रूल ये कि 3rd सेल 8 इलेक्ट्रॉन तक उसमें पहले भरा जाता है। 1 से 8 इलेक्ट्रॉन तक उसमें क्या होगा? फिल करते हैं। जैसे 3rd सेल में 8 इलेक्ट्रॉन हो जाएगा, उसके बाद 4th सेल भरना शुरू हो जाती है। फिर हम इलेक्ट्रॉन को किस में पुट करेंगे? 4th सेल में। ठीक है, ये इसके रूल के अकॉर्डिंग है, ठीक है ना। जैसे आप भी बोला हमने कि यहाँ पे 10 इलेक्ट्रॉन रख दो, अभी आप नहीं रख सकते। क्यों? क्योंकि रूल के अकॉर्डिंग, ठीक है ना, बोरबरी रूल्स के अकॉर्डिंग हम आपको बता रहे हैं कि
पहले 8 इलेक्ट्रॉन तक थर्ड सेल भरेगा, उसके बाद 8 तक हो जाएगा तो फिर फोर्थ सेल भरना शुरू होगा, और फोर्थ सेल जब तक 32 पूरी तरीके से फोर्थ सेल इलेक्ट्रॉन से भर नहीं जाता, उससे पहले ये 8 इलेक्ट्रॉन का 9 इलेक्ट्रॉन नहीं हो सकता। मेरी बात समझ रहे हैं? मैं थोड़ा सा और इसको अच्छे से समझाने की कोशिश करता हूं कि थर्ड सेल में 8 इलेक्ट्रॉन होने के बाद आप उससे ज्यादा अगर इलेक्ट्रॉन हुआ, 8 से ज्यादा अगर उसमें 9 लिखना पड़ रहा है, तो आप पहले उस 8 के बाद 1 इलेक्ट्रॉन को फोर्थ सेल में आप फिल करेंगे, ठीक है। और फोर्थ सेल तब तक भरेंगे जब तक पूरी तरीके से भर नहीं जाता। कुछ डाउट है इसमें? फर्स्ट सेल को क्या करेंगे आप? 2 भरेंगे, दूसरे सेल को 8 भरेंगे, और तीसरे सेल में 8 इलेक्ट्रॉन फिर भरेंगे, लेकिन उससे ज्यादा है तो उसको फोर्थ सेल में भरेंगे, और जब तक फोर्थ सेल पूरी तरीके से फिल नहीं हो जाती तब तक थर्ड सेल 8 से ज्यादा नहीं हो सकता। मेरी बात हो सकता है कुछ बच्चों को डाउट हो रहा हो, तो मैं समझाने की कोशिश करता हूँ कि 8 इलेक्ट्रॉन तक इसमें भरने के बाद, जैसे देखिए हमने फर्स्ट में 2 इलेक्ट्रॉन रखा, इसमें 8 रखा, तो बचे कितना? 10। तो है 10 मेरे पास, लेकिन इसमें 8 से ज्यादा मैं नहीं भर सकता। कब तक? जब तक ये 32 नहीं हो जाता। तो 2, 8, 8 और इसमें 2, समझ रहे हैं? तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ कैल्शियम क्या हो जाएगा? वो हो जाएगा फर्स्ट सेल में 2, 8, 8 एंड 2, ठीक है। ये हो गया इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ कैल्शियम। इसी तरीके से आप 1, 2 जितने भी स्टूडेंट्स हैं, अगर उनके पेरेंट्स फोर्स तो क्या ही करना, जिन बच्चों को पढ़ने के लिए फोर्स अगर करना पड़ जा रहा है ना, समझ लीजिए कि वो बच्चे पढ़ाई में मन नहीं कर रहा है, और पढ़ाई में जिनका मन नहीं कर रहा है उनको आप मार पीट लो, कुछ भी कर, हाँ फिफ्थ स्टेज छोटे बच्चे हैं तो उनको थोड़ा फोर्सफुली आप डराइए धमकाइए, ठीक है। और बच्चों को मोबाइल से जितना हो सके दूरी रखिए, अपने आप मतलब ऑब्जर्वेशन में रखिए कि बच्चे मोबाइल पे ज़्यादा रील्स वगैरह ऐसी चीज़ें ना देखें, नहीं तो गलत उनका माइंड दूसरी तरफ शिफ्ट हो जाएगा और पढ़ाई से वो डिस्ट्रैक्ट होने लगेंगे। कोशिश कीजिए ऐसा कुछ। बच्चों की रिस्पॉन्सिबिलिटी मम्मी पापा की बस इतनी नहीं है कि वो जो मांगे दे दे, उनका ध्यान ये भी देना है कि उनके फ्यूचर के लिए क्या सही है क्या नहीं सही है, ठीक है ना। तो ये सारी चीज़ें, और इसकी जो 1 to 20 है, 1 से लेकर के 20 एलिमेंट्स हैं, इनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आप मुझे लिख के कमेंट कर सकते हैं। जो बच्चे इंटरेस्टेड होंगे वो अगर करेंगे ना, तो मैं गारंटी देता हूँ कि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन से रिलेटेड उनको एक भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। कुछ चीज़ें जो एक्सेप्शनल रूल को फॉलो करते हैं वो मैं बता दूंगा, लेकिन आपको जो आता है उस तरीके से चलिए, बाकी जो एक्सेप्शनल है वो भी मैं बता दूंगा, ठीक है। अब इसके बाद मैं टॉपिक जो बताऊंगा वो होगा आपका हाउ टू फॉर्म मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। बस इसके जस्ट बाद वो शुरू होगा। इसमें कुछ थोड़ी सी इंफॉर्मेशन और दे देता हूं तो आप समझ जाइए। जैसे मैं आपको बोलता हूं, देखिए एटम है। अब हम यहाँ पे थोड़ी सा आपको एक इंट्रोडक्शन दे देता हूं कि वैलेंसी क्या होती है। वैलेंसी तो हमको जानना पड़ेगा ना। संयोजकता उसको बोलते हैं, सॉरी, बट संयोजकता आई थिंक यहाँ के स्टूडेंट्स होंगे वो तो संयोजकता नहीं समझेंगे, बट मैं हर स्टूडेंट को थोड़ा बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि वैलेंसी हम संयोजकता को ही बोलते हैं हिंदी में। हमारी यूपी बोर्ड में तो इंग्लिश मीडियम भी है, हिंदी मीडियम भी है, सीबीएसई भी है, तो मैं हर स्टूडेंट को कवर करना चाहता हूँ कि, लेकिन मुझे लगता है कि संयोजकता हर बच्चों को पता होगा कि वैलेंसी को ही बोलते हैं, बट मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ कि वैलेंसी बोलते हैं किसको। तो वैलेंसी अगर मैं, देखिए पहले आप समझ लीजिए, उसके बाद लिखने वाली डेफिनेशन मुझे लगता है अगर आप समझ रहे हो ना तो आप लिख सकते हैं, लेकिन लिखने की प्रैक्टिस करना भी पड़ता है क्योंकि दिमाग और हाथ का सिंक्रोनाइजेशन होना बहुत जरूरी है। कुछ लोगों को लगता है कि अरे यार ठीक है हमको तो समझ में आ रहा है, और जिसने प्रैक्टिस नहीं की, मैं खुद को बोल रहा हूँ कि अगर मैंने नहीं की तो मैं भी नहीं लिख पाऊंगा, कोई भी हो, ठीक है ना। क्योंकि लिखने की बहुत अच्छी प्रैक्टिस होती है। अच्छे स्टूडेंट उसको बोलते हैं जो लिखने की प्रैक्टिस करते हैं। पढ़ने वाले रट्टे मारने वाले चलो ठीक है, क्योंकि एग्जाम में हम अपने एक्सप्रेशन को एक्सप्रेस करते हैं, राइट करते हैं, लिखते हैं। हम जो जानते हैं वो लिखते हैं, लिख ही नहीं पाएंगे तो फिर, ठीक है ना। कुछ चीजें हैं जैसे समझाता हूँ। वैलेंसी किसको बोलते हैं? वैलेंसी
किसी भी एटम की वैलेंसी वो होती है कि उसके आउटर मोस्ट सेल में, आउटर मोस्ट सेल का कुछ डाउट क्लियर हुआ? नहीं ना, मैं बताता हूँ। जैसे ये देखिए, क्या एटम है? कैल्शियम। कैल्शियम का आउटर मोस्ट सेल मतलब न्यूक्लियस से सबसे दूर वाला जो सेल होगा उसको बोलेंगे आउटर मोस्ट सेल। बाहरी कक्षा बोल सकते हो उसको, हिंदी में उसको बोलेंगे बाहरी कक्षा। क्योंकि मुझे ऐसा कभी कभी डाउट होने लग रहा है कि मैं हिंदी वाले स्टूडेंट को क्योंकि एक्सप्लेन तो मैं एकदम हिंदी में कर रहा हूँ और कोशिश ये कर रहा हूँ, मेरा मेन टारगेट है समझाने का। अगर आप समझ जा रहे हैं तो आप समझिए, तो एक दो वर्ड अगर को इग्नोर कीजिए कि मुझे, क्योंकि मैं पिछले 10 सालों से इधर CBSE ICSE बोर्ड में थोड़ा सा मैं फंस गया हूँ। तो ये है, मतलब कोशिश ये करूंगा क्योंकि उन बच्चों को भी मैं बेस्ट तरीके से समझाने के बाद राइटिंग का समझाता हूँ। तो आप समझिए, आउटर मोस्ट सेल मतलब न्यूक्लियस से सबसे फर्देस्ट जो सेल होगा उसको बोलेंगे आउटर मोस्ट सेल ऑफ दैट एटम। ठीक है, जैसे कैल्शियम का आउटर मोस्ट सेल। तो आपको इसमें समझना है कि आउटर मोस्ट सेल में प्रेजेंट नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो होता है उसको हम उस एटम की वैलेंसी बोलेंगे। घबराइए मत, यहाँ पे अभी इंफॉर्मेशन इनकम्प्लीट है, कंप्लीट नहीं है, मैं आपको बताता हूँ, आप लोग घबराइए मत। ठीक है ना, ऐसा नहीं कि सर ने वो पढ़ा रहे थे वो ऐसा बोल दिया कि आउटर मोस्ट सेल में जितने इलेक्ट्रॉन होता है उसी को आप उसकी वैलेंसी बोलते हैं, ऐसा नहीं है। मैं आपको थोड़ा समझाता हूँ, पहले आप समझिए। जैसे मान लीजिए कोई एटम है और एटम के आउटर मोस्ट में 2 ही इलेक्ट्रॉन है, फिर आप बोलिए कि नहीं नहीं सर ये तो इसका वैलेंसी 2 है। ठीक है, तो आपको बस इतना समझना है कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन द आउटर मोस्ट सेल ऑफ एनी एटम इज नोन एज वैलेंसी ऑफ दैट एटम। ओके, बट एक कंडीशन ये है कि सर अगर मैं बोलूं कि इसके आउटर मोस्ट में 7 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है तो उसकी वैलेंसी 7 हो जाएगी? नहीं 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 नहीं, ऐसा नहीं होता है। तो फिर क्या होता है ये समझ लीजिए। चलिए मैं थोड़ा सा आपको समझाने की कोशिश करता हूं कि किसी भी एटम के आउटर मोस्ट सेल में अगर 1 से लेके कितना 1 से लेके 4 तक अगर इलेक्ट्रॉन है, कितना है 1 to 4 तक, तो इसकी वैलेंसी होगी 1 to 4। जैसे अगर आउटर मोस्ट में 1 इलेक्ट्रॉन है तो वैलेंसी 1 हो गई, आउटर मोस्ट में 2 इलेक्ट्रॉन है तो वैलेंसी 2 हो गई, आउटर मोस्ट में 3 इलेक्ट्रॉन है तो वैलेंसी 3, और 4 है तो 4। लेकिन आउटर मोस्ट में 5 इलेक्ट्रॉन हो गए तो वैलेंसी 5 नहीं होगी। कुछ एक्सेप्शनल केस को छोड़ दिया जाए, मतलब जनरली मैं आपको बता रहा हूँ वो समझिए, एक्सेप्शनल जो रहेंगे वो भी आपको बताया जाएगा, लेकिन बेसिक रूल समझिए। क्योंकि यहाँ पे क्या बोलना है कि किसी भी सेल के आउटर मोस्ट सेल में, किसी भी एटम के आउटर मोस्ट सेल में अगर इलेक्ट्रॉन नंबर ऑफ 1 to 4 तक है तो उसकी वैलेंसी भी 1 to 4 होगी। ठीक है, लेकिन 5 to 8 अगर है, मतलब 5 है 6 है 7 है 8 है, तो उनकी वैलेंसी क्या होगी ये आपको बताता हूं मैं। और वो क्या होगी, अगर मान लीजिए 5 है तो 5 अगर है तो उसकी वैलेंसी हो जाएगी 8 - 5, 6 है तो 8 - 6, 7 है तो 8 - 7, और 8 है तो 8 - 8 मतलब 0। तो इससे आपको क्या समझ में आ रहा है? इससे तो डेफिनेशन हम खुद से बना लेंगे सर, आपकी जरूरत ही नहीं है। तो बच्चों मुझे यही चाहिए, मैं स्टूडेंट्स में यही ढूंढता हूं कि वो खुद से डेफिनेशन अगर बनाने लगे ना, समझ के डेफिनेशन खुद डिफाइन करने लगे, इससे अच्छा कुछ नहीं है। हर स्टूडेंट की यही पहचान है, मतलब ऐसा ही होना चाहिए। अगर तुमको अच्छा बनना है तो समझो और डिफाइन खुद करो। जैसे मैंने क्या बोला कि डेफिनेशन ऑफ वैलेंसी क्या होगा, द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन द आउटर मोस्ट सेल ऑफ एनी एटम इज कॉल्ड वैलेंसी ऑफ दैट एटम। तो यहाँ पे तो सर कुछ और हो रहा है, अब वो क्या हो रहा है ये देखिए। वो ये है कि कोई भी एटम जो होता है ना, वो अपना ऑक्टेट को कंप्लीट करना चाहता है। अब ऑक्टेट का क्या मतलब है ये समझिए। कोई भी एटम अपने आउटर मोस्ट सेल में 8 इलेक्ट्रॉन को रखना चाहता है। भैया जैसे हम पढ़ रहे हैं कि इसलिए जॉब वॉब लग जाए, सेट हो जाए, स्टेबल होने के लिए पढ़ रहे हैं ना। तो हर एटम अपने स्टेबिलिटी को ध्यान में रखता है और अपनी स्टेबिलिटी के लिए अपने आउटर मोस्ट सेल में 8 इलेक्ट्रॉन रखने की कोशिश करता है। उसके लिए कुछ इलेक्ट्रॉन उसको लॉस करना पड़ता है या फिर गेन करना पड़ता है, जो भी करना पड़ता है वो करता है, क्योंकि उसको स्टेबल होना है। बिना स्टेबल हुए वो नहीं रहता है। ठीक है ना।
तो एटम कैन नॉट एग्जिस्ट इन द एटॉमिक स्टेट, इट इज एग्जिस्ट मतलब स्टेबल स्टेज में होता है जब वो मॉलिक्यूल फॉर्म होता है, ठीक है ना। एटम कभी भी फ्री स्टेट में नहीं रहता है, वो फ्री स्टेट में तब होगा जब किसी मॉलिक्यूल के साथ हो जाता है, ठीक है ना। और मॉलिक्यूल इसीलिए फॉर्म होता है क्योंकि उसका ऑक्टेट उसके लिए प्रॉब्लम है, ऑक्टेट होना जरूरी है, और ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए वो मॉलिक्यूल बनाता है, और जिसका ऑक्टेट कंप्लीट है ना वो मॉलिक्यूल बढ़ाते हैं। आपने कभी सुना है हीलियम, जैसे हीलियम He2 कभी सुना है आपने? नहीं। Ag2 सुना है कभी? नहीं। O2 सुना है आपने? Cl2 सुना है? क्यों? क्योंकि इनका ऑक्टेट नहीं कंप्लीट है। हीलियम एक ऐसा जिसका ड्यूप्लेट होता है, तो आप माइंड में ये रखिए कि हीलियम ड्यूप्लेट को फॉलो करता है, और बाकी जो एलिमेंट्स होते हैं जनरली, ठीक है ना, उसके क्या होते हैं? ऑक्टेट होते हैं, मतलब उसके आउटरमोस्ट में 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तब वो स्टेबल होते हैं। लेकिन हीलियम 2 इलेक्ट्रॉन से ही स्टेबल हो जाता है। ये डुप्लेट को फॉलो करता है, बाकी सब ऑक्टेट को फॉलो करते हैं। तो यहाँ पे आपको ध्यान देना है वैलेंसी की। तो वैलेंसी क्या होगा? द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन द आउटरमोस्ट शेल इज डिफाइंड एज वैलेंसी, ठीक है, इज नोन एज वैलेंसी। बट number of electron is 1 to 4, then the valency is 1 to 4. But the number of electron in outermost shell is 5 to 8. Then valency is 8 minus 5 to 8. Okay? अगर आपको नहीं समझ में आ रहा तो सीधी भाषा में बस इतना समझिए कि आउटरमोस्ट में जितना इलेक्ट्रॉन है ना, जैसे मान लीजिए 5 इलेक्ट्रॉन है, तो उसको ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए क्या लगेगा? 3 इलेक्ट्रॉन और लगेगा, तो उसकी वैलेंसी क्या होगी? 3। 6 है तो ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए कितनी इलेक्ट्रॉन की जरूरत है? 2, तो वैलेंसी क्या होगी? 2। 7 है तो 1 लगेगी, तो 1। 8 है, जब 8 आउटर मोस्ट में है तो उसको इलेक्ट्रॉन गेन करने की जरूरत नहीं है, लॉस करने की जरूरत नहीं है, मतलब उसकी वैलेंसी होगी 0। और जिसकी वैलेंसी 0 है ना, उसका मतलब वो स्टेबल एलिमेंट है, वो किसी से रिएक्शन ही नहीं करेगा। जैसे पीरियोडिक टेबल में एक इनर्ट गैस का ग्रुप होता है, ठीक है ना, आइडियल गैस बोलते हैं, इनर्ट गैस बोलते हैं, तो जो भी होता है उनका ऑक्टेट कंप्लीट होता है, वो किसी से रिएक्शन नहीं करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आपको समझना है कि किसी भी एटम को उसका ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए जितने इलेक्ट्रॉन की जरूरत होती है, चाहे वो गेन करके हो या लॉस करके हो, उसी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन को उसकी वैलेंसी बोलते हैं। अब इससे ज्यादा मैं क्या आपको बताऊं ये लेक्चर के लिए, मतलब ये क्या बताऊं, वैलेंसी उसको बोलते हैं किसी भी एटम। अब इसको बुक की लैंग्वेज में बोलेंगे, द टेंडेंसी ऑफ एनी एटम टू कंप्लीट इट्स ऑक्टेट इज नोन एज इट्स वैलेंसी। अब बच्चों को थोड़ी सी ये भाषा समझने में प्रॉब्लम होती है, और इसी को आप अपने भाषा में समझा दीजिए कि भाई कोई एटम को उसका ऑक्टेट